नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रिय ब्रात दीक्षित। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ और पहली खबर की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और महावीर चौक पर बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया है। तो वहीं दूसरी खबर की बात करेंगे तो खबर रोहतक से है, जहां पर पंडित भगवान दयाल शर्मा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। और तीसरी खबर प्रदूषण को लेकर है, जहां बात की जाए तो प्रदेश की हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रदूषण की समस्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जल्द सुनवाई होगी। और आखिरी खबर सीईटी परीक्षा को लेकर है, जहां हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 की परीक्षा हुई और इस परीक्षा में करीब 10,78,864 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे तो साइबर सिटी को बड़ी सौगात दी गई है। गुरुग्राम की बात कर ले तो यहां पर बड़ी सौगात दी गई है। दीक्षांत समारोह में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। और तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे तो प्रदेश की हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। यहां बात की जाए तो AQI खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और चौथी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे तो आज प्रदेश में सीईटी की परीक्षा है और यहां पर हरियाणा प्रशासन ने बड़ी तैयारियां कर रखी है। 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी आधे घंटे नजर रहेगी वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिस पर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो साइबर सिटी को मनोहर लाल की सौगात दी गई है। दीक्षांत समारोह में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं, दूसरी ये तस्वीर और दूसरी बड़ी खबर। साथ ही तीसरी बड़ी खबर जहां पर प्रदेश की हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, प्रदूषण अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है लगातार बात की जाए तो। वहीं चौथी बड़ी खबर जिसमें हम बात करेंगे, प्रदेश में आज और कल सीईटी की परीक्षा है और यहां पर बात की जाए तो ये 4 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस पर हम आधे घंटे चर्चा करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 2 मुख्य परियोजनाएं बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और महावीर चौक पर बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया गया है। और इस दौरान उन्होंने करीब 140 करोड़ रुपए की दोनों परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि यहां से गुजरने वाले स्थानीय नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा और इससे लोगों को भी पहले की अपेक्षा बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। और दरअसल बसई फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के साथ कुल लंबाई 820 मीटर है और यह फ्लाईओवर उमंग भारद्वाज चौक को सेक्टर 9 से 9-1 से जोड़ता है। और जहां बात की जाए तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं प्रतिदिन करीब 10,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं और जिन्हें परियोजना से बड़े पैमाने पर लाभ होगा। वहीं बसई चौक से दिल्ली, झज्जर, रोहतक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये यात्रा सुगम हो जाएगी। तो बड़ी सौगात दी गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम को 140 करोड़ के आसपास की सौगात दी गई है। साइबर सिटी को यहां पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फिलहाल ये बड़ी सौगात दी है। तो गुरुग्राम से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। और यहां पर बात की जाए तो सीएम ने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है और यहां पर करीब 140 करोड़ की सौगात दी गई है, जिससे अगर बात की जाए तो यहां पर अब यात्रियों की जो यात्रा है कहीं ना कहीं सुगम हो जाएगी और उनकी जो दिक्कतें थी इससे पहले, जो ट्रैफिक जाम को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अक्सर वो अपने ऑफिस जाते वक्त, दफ्तर जाते वक्त या यात्रा करते वक्त लेट हो जाते थे, तो वहीं कहीं ना कहीं अब इस फ्लाईओवर के बनने से उनकी यात्रा जो है वो सुगम हो जाएगी और जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। करीब 140 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं जिनकी आज सौगात दी गई है। नवनिर्मित फ्लाईओवर का आज उद्घाटन किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ये उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित किया और कहा कि अब हरियाणा विकास के पथ पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आज ये फ्लाईओवरों की सौगात दी गई है और यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर यह फ्लाईओवर आज साइबर सिटी गुरुग्राम को सौंप दिया गया है। और फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या कुछ आज देखा गया, जैसे कि गुरुग्राम में बड़ी सौगात कहीं ना कहीं दी गई है, आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जाम जैसी समस्या से उन्हें गुजरना पड़ता था, कई बार वो अपने दफ्तर जा रहे होते थे तो लेट हो जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सौगात दी गई है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं इसको?
निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम के बस अड्डे के पास महावीर चौक है और यहाँ पे लोगों की काफी सालों से डिमांड थी। और हम ये कहें कि जो जाम, घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों समय लगता था। और इसको लेकर अंडरपास का निर्माण हुआ था, जो सेक्टर एमजी रोड की तरफ से आकर सीधे माता रोड की तरफ निकलता है। वो अंडरपास की आवश्यकता थी बस अड्डे पे, तो उसका निर्माण हुआ था और इसका आज विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही बसई फ्लाईओवर है, जो सरकारी कॉलेज के ऊपर से फ्लाईओवर, चौक के ऊपर से फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा था, जहाँ घंटों जाम की स्थिति होती थी। तो उसका भी निर्माण उस फ्लाईओवर का कराया गया था, जो 6 लेन का फ्लाईओवर है और 4 लेन का अंडरपास है। तो इसका निर्माण हुआ था और निर्माण के बाद आज मुख्यमंत्री ने विधिवत उद्घाटन किया है। ये करीब 140 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसकी सौगात मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम वासियों को दी है। सुशील जी, कौन कौन से यात्री हैं, कहां से आने जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, बस अड्डे के पास हम ये कहें तो पूरा गुरुग्राम बस अड्डे की तरफ आता है और यहाँ बस अड्डे की जो स्थिति है सिविल लाइन का, ये बेहद जाम पूर्ण स्थिति रहती थी। और यहाँ पे हम ये कहें कि कहाँ जो लोग माता मंदिर की तरफ जाएं, जो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं, जो सेक्टर 5 की तरफ जाएं, या जो भी सफर जो बस अड्डे की तरफ आते थे, वो कहीं ना कहीं जाम से सफर करते हैं। ऐसे में ये अंडरपास बनने के बाद निश्चित तौर पे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम वो बात करें बसई फ्लाईओवर का, तो वो चाहे वो झज्जर से आने वाले यात्री हो या फिर गुरुग्राम से झज्जर की तरफ जाने वाले हो, या फिर हम चंदू बुढ़ेरा की तरफ जाने वाले हो, या सेक्टर 9 की तरफ जाने वाले हो, या फिर हाईवे हीरो होंडा चौक की तरफ जाने वाले हो, तमाम चूंकि ये चौराहा है और वहां भी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सबब था। निश्चित तौर पे आज ये उद्घाटन होने के बाद लोग राहत की सांस अवश्य लेंगे। देखिए सुशील जी, एक अंडरपास और दूसरा फ्लाईओवर, किस तरीके से गुरुग्राम वासी इसको देख रहे हैं मनोहर सौगात के तौर पर? निश्चित तौर पर काफी सालों से इसकी मांग थी और इस मांग को आज पूरा किया गया है, इसका उद्घाटन हुआ है। हालांकि यह भी आरोप लगते थे, यह बनकर काफी पहले से तैयार था, लेकिन मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे थे इसको उद्घाटन के लिए। और इसको लेकर कई बार विपक्ष ने हमला भी बोला था। गुरुग्राम में कई बार विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस ने इस बात को उठाया भी था कि किस तरह से मुझे फ्लाईओवर बनकर तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि वो आकर इसका उद्घाटन कर जाए। अब जिससे लोग सफर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज उससे अंकुश लगा है और उन बयानों पर अंकुश लगा है और मुख्यमंत्री ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। करीब 140 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इससे लोगों को आकर राहत मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जरूर दी गई है गुरुग्राम साइबर सिटी को। गुरुग्राम साइबर सिटी जानी तो जाती थी, लेकिन अगर साइबर सिटी के बाद की अगर वहां पर व्यवस्थाओं की बात कर ले तो अक्सर लोगों को यहाँ पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। सुबह सुबह की बात कर ले तो जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते थे तो अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग अपने ऑफिस जाते थे तो देर से पहुंचते थे या उन्हें पहले निकलना पड़ता था। शाम को जब घर वापस जाते थे, साइबर सिटी की बात कर ले तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत जरूर दे दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है और सरकार के लिए खासकर देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि निगम के चुनाव भी होने हैं और निगम के चुनाव से पहले अगर ये सौगात मिला है गुरुग्राम में, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में सरकार को और बीजेपी को फायदा जरूर होगा। साथ ही इससे एक तरफ से जाम से राहत मिलेगा, जाम से ट्रैफिक जाम की समस्याओं से राहत मिलेगा। दूसरी तरफ चुनावी फायदे के तौर पर देखें या शहर के विकास के तौर पर देखें तो इससे यह एक अहम योगदान साबित होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर राजनीति के नजरिए से भी इसको देखा जाए तो हरियाणा में चुनावों का मौसम है। चुनावों के मौसम में कहीं ना कहीं बीजेपी इस फ्लाईओवर पर चढ़कर जरूर सरकार बनाने की कोशिश करेगी, या गुरुग्राम की तो सीटें कब्जाने की कोशिश करेगी सुशील जी? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो डिमांड है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद का अगर जिक्र करें तो गुरुग्राम में कई फ्लाईओवर, कई अंडरपासेस बनाए गए जो जरूरत के हिसाब से थी और ट्रैफिक का भी दबाव, वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा है। और राजनीतिक रूप से भी बीजेपी ने जो कार्य किए हैं उसको चुनावों में जरूर पार्टी को फायदा मिलेगा। और इसमें भी देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्लाईओवर, अंडरपास जो जरूरत की चीजें लोगों की थी वो बीजेपी को विशेषकर चुनाव में फायदा पहुंचाएगी। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
तो वहीं रोहतक के पंडित भगवान दयाल शर्मा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने इसमें शिरकत की है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सभी डिग्री धारकों और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय से पढ़कर समाज सेवा के लिए निकलते हैं और उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 6 दशकों से ये संस्थान लोगों की सेवा कर रहा है और मैं शरीर का डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन समाज का डॉक्टर जरूर बना हूं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट, मेडिकल टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल की ज्वाइंट डिग्री शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है और इसी कड़ी में 13 कॉलेज अभी चल रहे हैं और 11 कॉलेज पर काम जारी है और 2014 में 700 एमबीबीएस सीटों को 1750 तक लेकर गए और जिसको लेकर 3000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो रोहतक से खबर है जहां पर आपको बता दें कि दीक्षांत समारोह में पहुंच रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर शरीर का तो नहीं बन पाया लेकिन समाज का डॉक्टर जरूर बना हूं और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है वो कभी भी रिटायर नहीं होता है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है और मेडिकल यानी कि एमबीबीएस की जो सीटें हैं उनको बढ़ाने को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। तो रोहतक पहुंचे थे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इस दौरान उन्होंने दीक्षांत समारोह में पहुंचकर छात्रों को डिग्रियां बांटी और साथ ही उन्होंने संबोधित भी किया। तो वहीं दिल्ली में खतरनाक हो रहे प्रदूषण की समस्या को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार है। बताया जा रहा है कि दिल्ली प्रदूषण के मसले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की गई और इस याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का पालन न करने को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव को तलब करने की मांग की है और साथ ही याचिका में स्कूलों और ऑफिस को वर्चुअल करने की मांग की है। वहीं स्मॉग टावर बढ़ाने और दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। और हमारे सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी है आपके पास, क्योंकि 10 नवंबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? संजय, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी और आपको बता दें कि बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पार्टियां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य इसमें पार्टी बने हैं और प्रदूषण पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार है और 10 तारीख को फिलहाल ये सुनवाई की जाएगी। 10 नवंबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और यहां पर क्या कुछ अहम फैसला निकल कर आएगा प्रदूषण को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। संजय, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, पॉल्यूशन पर बात करें, सवाल दोहराएं क्योंकि मैं लास्ट में देर से जुड़ा था। सवाल देखिए, अब प्रदूषण तो लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रदेशवासियों को जहर में सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है, लेकिन 10 नवंबर को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए बिल्कुल 10 जो आने वाली है इसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी या फिर सुनवाई होगी। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आम जनता जिस तरीके से प्रदूषण की मार झेल रही है, लगातार उद्योगों को बंद किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, देखिए 2 साल कोरोना काल में बर्बाद कर दिए। उसके बाद उद्योगपतियों को थोड़ी राहत मिली थी। उद्योगपतियों का मतलब मेरा ये है कि उनके नीचे लेबर काम करती है, एक पैसे का फ्लो बनता है। तो जिस तरीके से अधिकारियों की जो प्रॉब्लम गलती है उसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ता गया। हर साल ये दावे करते हैं इस बार पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन देखिए पटाखे बंद करा दिए गए,
इंडस्ट्रीज बंद करा दी गई, पराली पे काफी हद तक रोक लगा दी गई, बावजूद इसके पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से प्रदूषण कम होगा। हाल फिलहाल अगर फरीदाबाद की हम बात करें तो जो IQ लेवल है लगभग 550 को क्रॉस कर चुका है। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। लगातार इस तरीके की चेतावनी दी जा रही है कि आप वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक है। कोरोना काल नहीं है, कोरोना काल से कम भी नहीं है। संजय, देखिए, इस बार के अगर प्रदूषण की बात करें तो और सालों के प्रदूषण के मामले में इस बार जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि कोरोना काल आया, उसके बाद लोग अपनी इम्यूनिटी खो चुके हैं। अब उनके अंदर कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी नहीं बची है कि वो प्रदूषण से लड़ सकें, या ये जो जहर घोला गया है, हवा में घुला हुआ है, इससे लड़ सके। इस बार कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का जरूर सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत बड़ा सवाल किया है और जवाब भी खुद भी दिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हो गया था, मेरे बहुत सारे मित्र थे, जानकार थे, हम लगातार फील्ड में घूमते हैं तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जिन व्यक्तियों को कोरोना हो गया था उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये खत्म नहीं हुआ है तो बिल्कुल पूरी तरह डाउन हो चुका है। मेरे पास ऐसे बड़े सबूत हैं, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ही इंडस्ट्रीज ने थोड़े पैर जमाने शुरू किए तो हर साल जो 3 से 4 महीने का जब तक का भी ये ग्रेट फायर चलेगा तो आप ही मार लगेगी खाली उद्योगों पे। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस तरीके की होती हैं कि उनके नीचे जो मजदूर काम करते हैं, जो और परिवार काम करते हैं, वो सब पीड़ित होते हैं, क्योंकि जब उद्योग ही नहीं चलेगा तो पैसे कैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है ये बिल्कुल कोरोना काल नहीं तो कोरोना काल से भी बड़ी चोट देने के लिए तैयार है। कल देखिए, मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री फरीदाबाद में थे, इसके अलावा वहां पर जो PGT के चेयरमैन हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। मेरा सवाल उन्हीं से था कि जब 36% जो 34% है उसमें जो सर्वे के अनुसार भूमिका बताई जा रही है कि पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों की जो इसमें भागीदारी है प्रदूषण फैलाने में वो मात्र 2% है। बावजूद इसके, अच्छा देखिए, जो ये ऑटो चलते हैं फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीजल ऑटो है, उनकी सब कुछ मान्यताएं खत्म हो चुकी है, उनको बंद करा देनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार मजबूर है। लेकिन अब देखिए, अगर प्रदूषण की अगर समस्याओं को सुलझाना है तो सभी को मिलकर आगे आना होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है संजय जी, अगर बात की जाए तो प्रदेश में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सरकार दावे तो करती हुई नजर आ रही कि हम प्रदूषण को लेकर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पराली नहीं जलाने देंगे, उद्योगों पर लगाम लगाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 की परीक्षा हुई और बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में करीब 10,78,864 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, जिसके लिए प्रदेश भर में 17 जिलों में एग्जाम के लिए 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आपको बता दें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के लिए सरकार परीक्षार्थियों को फ्री बस सुविधा दी गई। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से परीक्षा को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। वहीं दिनों में 2 से 3 चरणों में 2 चरणों में यह परीक्षा आयोजित की गई है। तो 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 10,78,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो वहीं हरियाणा सरकार की बात कर लें तो हरियाणा सरकार ने सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है और किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर हरियाणा सरकार प्रशासन लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट और जानकारी आपके पास, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो अभी तक शायद दूसरे चरण में परीक्षा चल ही रही होगी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि दूसरे चरण की परीक्षा भी चल रही है और सरकार ने इस तरह की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से कर रखी ताकि बाहरी हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वहां 444 लगाई गई है ताकि आसपास से किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो सके। वहीं साथ ही आपको बता दूं कि जो भी फोटोस्टेट की दुकानें हैं या स्टेशनरी की दुकानें हैं उनको भी कुछ समय के लिए, जिस समय एग्जाम होता है उस समय बंद करवाने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार के द्वारा की गई है। साथ ही आपको बता दूं कि सरकार और प्रशासन ने रोडवेज की जो बसें हैं वो भी फ्री कर रखे हैं। उन्हीं परीक्षार्थियों के जिन परीक्षार्थियों का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वो
रोडवेज की बस में सफर कर सकते हैं, अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच सकते हैं। क्या अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं इसको लेकर दीपक जी? क्या, क्योंकि बात की जाए तो लगभग 10 लाख के ऊपर परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं, और अगर बात की जाए तो अन्य जिलों में भी उनका सेंटर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो क्या इसके लिए एक्स्ट्रा बसें भी लगाई गई हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बसें बेशक लगाई गई है। लोगों को हालांकि दूसरे जिले में भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे जिले में ही उनके जो नंबर है वो आए हैं, उसकी वजह से ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क यात्रा जो है वो दी है। साथ ही आपको बता दूं कि दिव्यांग जो युवक हैं उनके लिए बिल्कुल दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास। नरेश सैनी हमारे संवाददाता अम्बाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, अम्बाला से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से वहां पर परीक्षा करवाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि जब परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को जब पता चला कि उनकी परीक्षा केंद्र कहीं और है, तो उन्होंने जो के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया, और इसके चलते जो इनेलो प्रदेश प्रवक्ता वो भी उनकी जो समस्या सुनने पहुंचे, और इसके साथ ही आप मंत्री भी वहां पर चित्रा सरवारा पहुंची। परीक्षार्थियों का कहना था कि जो हमने पहले कार्ड निकाला उसमें सेंटर हमारा अम्बाला कैंट दिखा रहा था, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ आकर पता चला कि उनका जो परीक्षा केंद्र है वो कहीं और दिखा रहा है, क्योंकि दोबारा उन्होंने डाउनलोड किया तो परीक्षा केंद्र कहीं और दिखाया गया। इसके चलते उन्होंने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए थे परीक्षार्थियों को, ताकि परीक्षा देने के लिए अच्छे तरीके से जा सकें, और इसके लिए स्पेशल बसें भी चलाई गई थी, और हरियाणा रोडवेज ने जो फ्री बस सेवा भी शुरू की थी। कह सकते हैं कि सरकार ने काफी पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी एक सामने देखने को मिली, जिसके चलते परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी नरेश, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि सेंटर को लेकर यहाँ पर परीक्षार्थी जो वो हंगामा करते हुए नजर आए, क्या इस मामले को लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? अगर हुई है तो इस मामले में उनका क्या कहना है? जी, देखिए, फिलहाल जब तक हम खबर कर रहे थे तब तक कोई वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। हालांकि पता चला कि बाद में स्थानीय एसएचओ और सिटी जो वो वहां पर पहुंचे और उनकी समस्या सुने। हालांकि अभी देखना ये होगा कि परीक्षार्थियों की शिक्षा दोबारा कराई जाती है या फिर परीक्षार्थी शिक्षा से वंचित रह गए तो उनकी जो शिक्षा दोबारा नहीं हो पाएगी। ये तो आपके देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भी अधिकारी जिसकी गलती की वजह से शिक्षार्थी अपनी शिक्षा से वंचित रहे, कहीं ना कहीं उन पर एक जो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब आप अनजान शहर में जाते हैं तो आपको एक सेंटर दिया जाता है, आपके पास लिमिटेड समय होता है, तो उस लिमिटेड समय में आपको सेंटर ढूंढना है, और जब आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो आपका सेंटर है ही नहीं। और फिर सेट की परीक्षा जो आगे हरियाणा में जो भी परीक्षाएं होंगी उसको लेकर ये बड़ी ये शुरुआती दौर की परीक्षा है, तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए भिवानी से दीपक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। देखिए, भिवानी से भी क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं? क्या परीक्षार्थियों को वहां पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या जो प्रशासन दावे करता है वो सिर्फ हवाबाजी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर भी? देखिए, आपको बता दूं कि भिवानी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें कि सेंटर जो है तब्दील किया गया हो। हालांकि जो सेंटर अलॉट किए गए थे उन्हीं सेंटरों के ऊपर जो है परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है इसमें ये पता करें। बाकी व्यवस्था की बात कर ली जाए तो परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, तमाम व्यवस्थाएं बेशक से परीक्षार्थियों के लिए की है, लेकिन दूसरे जिलों में आना तो उसके लिए परेशानियां बड़ा होता ही है, क्योंकि परेशानियां क्योंकि लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ ज्यादा होती है, क्योंकि उनके साथ एक व्यक्ति अन्य जो है उन्हें भी आना पड़ता है। काफी परेशानियां उन लोगों को होती है, क्योंकि उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं नहीं होती उनके लिए, और तमाम व्यवस्थाएं जो बाहरी जो दूसरे लोग आते हैं उन्हें सेंटर के नजदीक भी नहीं बैठने दिया जाता है। ऐसे में उनके लिए काफी समस्याओं का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल। नरेश, दीपक और नरेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे फिलहाल लेते रहेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।